Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up some more questions of data interpretation. Let us start the session. And if you've not connected with me on Telegram, you can join the Telegram group CATS@MBA or directly message me at ADITYAKT. First set लेते हैं, and some of these sets are previous year questions from some different examinations of NTA. ठीक है, so that एक जिस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे सिमिलर लेवल के ही क्वेश्चंस हैं. और मिसिंग डेटा पे भी जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में भी लिए थे एक दो क्वेश्चंस, तो वैसा ही एक सेट ले रहे हैं. द टेबल शोज द इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ कंपनी फॉर 6 years फ्रॉम 2017 टू 2022. और हमें क्या डेटा गिवन है? डेटा फॉर ईच ईयर, इनकम का डेटा, एक्सपेंडिचर का एंड प्रॉफिट परसेंटेज. सम ऑफ द डेटा इज गिवन, सम डेटा इज मिसिंग. और जो मिसिंग डेटा है वो हमें निकालना पड़ेगा फॉर ईच केस, इजंट इट सो, डिपेंडिंग अपॉन क्या डेटा गिवन है, क्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल 2017 में हमारा क्या वैल्यू दिया है? हमें इनकम का वैल्यू गिवन है, दैट इज 103.824, और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है विच इज 12%. और प्रॉफिट हमारा हमेशा किस पे आएगा? इनकम, एक्सपेंडिचर. ठीक है, एक्सपेंडिचर जितना हुआ है हमारा, एक्सपेंडिचर इज लाइक कॉस्ट, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करोगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है दैट इज द कॉस्ट, और जो इनकम है दैट इज रेवेन्यू या सेल्स का वैल्यू है. तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा हमारा कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. अगर अदरवाइज दिया है कि एक्सपेंडिचर पे करना है तो फिर अलग की बात है, सॉरी अगर इनकम पे करना है, बट इन जनरल प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, तो कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करेंगे. यानी कि कॉस्ट का हमारा प्रॉफिट 12% है, और हमें कॉस्ट की वैल्यू, एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन नहीं है. और अगर 12% प्रॉफिट है, 12% कितना हुआ? दैट इज 3/25. 3/25 यानी कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर 25 है, प्रॉफिट 3 का होगा, यानी कि 28 हमारी इनकम हो जाएगी. और इनकम की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि 28 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है. तो अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना होगा 2017 का, तो दैट विल बी 25/28. ये 25/28 कैसे आया? 25 हमारा है एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट है 3 यूनिट्स, तो इनकम हमारी हो जाएगी 28 यूनिट्स, और 28 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, 25 की निकालनी है, दैट इज वाई 25/28 इंटू इनकम का वैल्यू विच इज 103.824. और जो जिस तरह की वैल्यूज गिवन है, क्लियरली यहाँ पे हमारा 28 से कंप्लीटली ये वैल्यू कटेगी. पहले काम करते हैं, 7 से काट पीट लेते हैं, 4 टाइम्स जाएगा, और 7 से वैल्यू आएगी 7 1 7, 7 4 28, फिर बचा 58, 7 8 56, 7 3 21, तो 14.832 ये वैल्यू आ गई हमारी. अब 4 से भी कट जाएगी ये वैल्यू. ठीक है, 4 से भी कटेगा, 4 से क्या वैल्यू आएगा? अब या तो इसको 4 से काट लो, या बेटर अप्रोच क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्ट हमें आंसर देने वाला है कि हमें 25/4 निकालना है, फिर एक बार 25 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा. ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दें. इससे फर्क क्या पड़ेगा? अब हमारा नंबर हो गया 100/16 इंटू 14.832. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1483.2 डिवाइड बाई 16? बिल्कुल लिख सकते हैं. 16 से डिवाइड कर लो इसको, 16 9s are 144, फिर बचा 43, 16 2 32, फिर बचा है 112 विच इज 16 7 टाइम्स, तो 92.7 हमारी वैल्यू आ गई फॉर द एक्सपेंडिचर. क्लियर है? इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2022 इन रुपीज मिलियन कितना होगा? 2022 में एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन रुपीज मिलियन कितना होगा? ठीक है, क्लियर है? और हमें क्या डेटा गिवन है? दैट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट इन 2022 कितना है? दैट इज 33.33%. यानी कि हमारा 2021 का हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ेगा प्रॉफिट का, और फिर उस पर 33.33% का इंक्रीज करेंगे, और फिर हमें वैल्यू मिलेगा प्रॉफिट परसेंटेज का 2022 का, और उससे फिर हम वैल्यू निकालेंगे एक्सपेंडिचर की. डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट समझ में आना चाहिए. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, इससे इजी ही क्वेश्चन आएगा, बट ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो इजी वाले इजी हो जाएंगे. ठीक है, सो हमारा सबसे पहले निकालना है 2021 का. वैल्यू क्या दिया है? 110 एक्सपेंडिचर है, और 133.1 हमारा इनकम है. क्या इन वैल्यू से कनेक्ट कर पा रहे हो? 110 एंड 133.1 बेसिकली क्या है हमारा? ऐसे समझो कि 11 का स्क्वायर जब हम करते हैं दैट इज 121. ठीक है, 11 का क्यूब आता है 1331, इजंट इट सो? ठीक है, तो या फिर 110 में अगर 10% इंक्रीज करोगे तो आएगा 121, फिर से 10% इंक्रीज करोगे तो आ जाएगा 133.1. यानी कि इफेक्टिवली ये इंक्रीज कितना है? 2 बार 10% का, यानी कि 21% का इंक्रीज. अगर ये स्ट्रेट अवे निकाल लोगे तो सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज फिर डिफरेंस देख के डिवाइड कर सकते हो. डिफरेंस कितना आ रहा है? 23.1 का. 23.1 हमारा 110 का कितना परसेंट होगा? 11 से काटोगे तो 21% आ जाएगा वैल्यू. ठीक है, और 21% हमारा वैल्यू है 2021 का. 22 में 33.33%, यानी कि 1/3 इससे ज़्यादा है,
1/3 ज़्यादा है, 21% का 1/3 आएगा 7%, यानी कि 28% वैल्यू आएगी हमारी। 28% विद द प्रॉफिट परसेंटेज इन 2022, और 28% होता है 7/25, 28/100 है, सिंपलीफाई हो गया 7/25 हो गया, बिकॉज 4% हमारा 1/25 होता है, और 7/25 हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, यानी कि अगर 25 हमारा एक्सपेंडिचर है तो 7 हमारा प्रॉफिट होगा, 7 प्रॉफिट होगा। तो अगर एक्सपेंडिचर हमारा 25 है, 7 प्रॉफिट है, तो वैल्यू हो जाएगी 32। हमें 32 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, इनकम की वैल्यू गिवन है विच इज 32 यूनिट्स। हमें निकालना है एक्सपेंडिचर, जो कि हो जाएगा 25/32 इंटू 121.6। ठीक है, अब या तो 32 से सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 32 3 96, फिर बचा हमारा 256, यानी कि 8 टाइम्स जाएगा 3.8 इंटू 25, 3.8 इंटू 25। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 25 को तो आ जाएगा 100, और 4 से डिवाइड कर दो 3.8 को। 3.8 का हाफ होता है 1.9, 1.9 का हाफ होगा 1.95, सॉरी 0.95, 3.8 का हाफ 1.9, 1.9 का हाफ 0.95, और 0.95 इंटू 100 है, दैट विल बी 95। 95 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया ऑप्शन बी 95। हमेशा देखो जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन जैसे हमें निकालना है 25% ऑफ 3.8, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से और इसको डिवाइड किया 4 से, सो दैट हमारा हम 0.95 का 100% निकालेंगे, दैट विल बी मच ईजियर। ठीक है, या फिर हमें दिया होता 3.8% ऑफ 25, तब हम क्या करते हैं, हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है, कैलकुलेशन जब भी परसेंटेज में करना है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, 25% ऑफ 3.8 निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे का प्रोसेस समझ ही गए हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि हमें कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं निकालना है किसी क्वेश्चन में 56% ऑफ 33.33, तो 56% निकालने जाओगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, बट इसका रिवर्स कर दो, ये वैल्यू वही तो आएगी जो कि हमारी 33.33% ऑफ 56 आएगा, यानी कि 1/3, तो 56/3 आ जाएगा स्ट्रेट अवे। ये आसान होगा। हमेशा जो परसेंटेज कैलकुलेशन में आसान हो वो परसेंटेज में निकालने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 2 से डिवाइड कर दो, या एक को n से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को n से डिवाइड करो, तो भी कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। एज लॉन्ग एज हमारी कैलकुलेशन आसान होती है तो हमें उसी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? तो इन दिस क्वेश्चन एक्सपेंडिचर इन 2020 इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर इन 2017? 2017 में कितना है एक्सपेंडिचर, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 92.7। 2020 की वैल्यू निकालनी है, 20% का प्रॉफिट हुआ है 2020 में, 20% इज 1/5, यानी कि 5 में 1 का प्रॉफिट हुआ है, इनकम की वैल्यू गिवन है, तो एक्सपेंडिचर हमारा आ जाएगा 2020 का 5/6 ऑफ इनकम, 5/6 ऑफ 113.28, 113.28। अब यहाँ पे भी एक काम हम कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे क्या वैल्यू हो जाएगा हमारा, ऊपर आ गया 10 इंटू 113.28 दैट डिवाइडेड बाई 12। अब 12 से कर लो डिवाइड, तो 12 9 जार 108, फिर बचा 52। ठीक है, फिर बचा 52, तो 12 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर बचा है 48, फिर जाएगा 4 टाइम्स, तो 9.44 इंटू 10, दैट वैल्यू विल बी 94.4। तो हमारा वैल्यू आ गया 94.4, और 94.4 क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपेंडिचर इन 2020 कितना परसेंट ज़्यादा है, और ज़्यादा कितना है, 92.7 से 1.7 ज़्यादा है, 1.7 ज़्यादा है, इजंट इट सो? तो अगर 1.7 ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है, हम 1.7 हमें किसका निकालना है परसेंटेज, 1.7 डिवाइडेड बाई 92.7, ये तो निकालना है परसेंटेज में। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ऊपर वैल्यू आ जाएगा हमारा 170 डिवाइडेड बाई 92.7। नाउ थिंक अबाउट इट कि अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें, अगर 100 होता हमारा बेस तो डेफिनेटली ऊपर वाली वैल्यू हमारी 1.7 आती, यानी 1.7% वैल्यू होता, बट क्योंकि बेस हमारा 100 से थोड़ा सा छोटा है तो क्लियरली हमारा जो परसेंटेज होगा वो 1.7 से ज़्यादा आना चाहिए, और ज़्यादा आना चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 1.7 से ज़्यादा। तो और कोई डाउट दिमाग में रहना नहीं चाहिए, ऑप्शन सी को हम सीधे सीधे स्ट्रेट अवे मार्क कर देंगे। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the average expenditure in rupees million of the company for 5 years from 2018 to 2022? एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने यानी कि सारी की सारी एक्सपेंडिचर की वैल्यूज हमें चाहिए। क्या हम निकाल चुके हैं? 92.7 निकाल चुके हैं, 94.4 निकाल चुके हैं, और एक वैल्यू और रहेगी 95, वो भी निकाल लिया था, तो 95। अब सबका एवरेज ले लो, सबका एवरेज ले लो,
और एवरेज में वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं, तो हमें प्रॉपरली एवरेज निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट की वैल्यूज़ का निकाल लेते हैं, 0.70, 0.80, 0.00। ठीक है, सबको, तो दैट गड़बड़ नहीं हो हमसे। 70 + 80 150 + 40 190, 190 आ गया, यानी कि 0.90 आ गया लास्ट में, और 1 हमें कैरी लेना है, उसको याद रखेंगे। 92 + 83 कितना होगा? हमेशा जब भी ऐड कर रहे हो लिख के ऐड करने की कोशिश मत करो। 92 + 3 95, 95 में 80 ऐड करोगे आ जाएगा 175, 175 में 4 ऐड किया 179, 179 में 80 ऐड किया। एक तरह से दिमाग में ऐसे समझो, 179 में जब 80 ऐड कर रहे हो तो 20 घटा के 100 ऐड कर रहे हो, यानी 179 + 80 इज 259। 259 में 4 ऐड किया, 263 + 90 ऐड करो। 263 में 90 ऐड करना इज लाइक 100 ऐड किया 363, फिर 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया 353। 353 में 110 यानी कि 463, और 463 में 95 यानी कि 563 - 5, तो 558 + 1 559। और अब यहाँ पे कितने ईयर्स हैं? 6 ईयर्स है हमारे, 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। 6 9 ज़ा 54, बचा 19, 6 3 ज़ा 18, अगेन बचा 19, 6 3 ज़ा 18, फिर बचा 10, तो 1 आएगा, और फिर बाद में तुम्हारा बचेगा 4/6 यानी कि 93.3166। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्सपेंडिचर वाज इंक्रीज बाय 20% इन द ईयर 2017 इन कंपैरिजन टू 2016 एंड प्रॉफिट परसेंटेज 2016 वाज 25% लेस देन प्रॉफिट परसेंटेज इन 2017, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंपनी इन 2016? क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है? एक्सपेंडिचर वाज इंक्रीज बाय 20% 2017, तो 2017 का जो हमारा एक्सपेंडिचर का वैल्यू है 20% ज्यादा है 2016 से। वैल्यू है क्या? 92.70 है। डेटा 2016 का क्या होगा? एक्सपेंडिचर 5/6 होगा, 5/6 इंटू 92.7। अगेन 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो 10/12 आ गया, 10 इंटू 92.70 डिवाइडेड बाई 12। ओके, क्या वैल्यू आएगी? 12 से सीधे सीधे कटता हुआ लग नहीं रहा है, बट जितना भी वैल्यू आएगा उसको निकाल लेते हैं। तो क्या वैल्यू आने वाला है? 12 से काटा हमने, 12 8 ज़ार 96, नहीं 12 7 टाइम्स जाएगा, 12 7 ज़ार 84, फिर बचा हमारा 87, अगेन 12 7 ज़ार 84, और फिर इसके बाद में बचा हमारा कितना? 30 बचा, तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 2 के बाद में 5 आ जाएगा, 2 के बाद में 5 आ जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा 5 लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल में डेसिमल के बाद में या तो 100 कर देते, एक जीरो बढ़ा देते, तो 7.725 वैल्यू आएगी, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77.25 आएगा वैल्यू एक्सपेंडिचर इन 2016। क्लियर? ठीक है, और फिर हमें क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंटेज 2016 वाज 25% लेस देन प्रॉफिट परसेंट 2017। इससे 25% कम होगा, 25% यानी 1/4 कम होगा, यानी कि 3% कम होगा, तो -3% करोगे तो 9% प्रॉफिट परसेंटेज होगा हमारा। 9% विल बी प्रॉफिट परसेंटेज। इनकम पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा 77.25 है, 9% और ऐड करना है उसमें, 9% और ऐड करना है, तो 10% कितना होगा? 10% विल बी 7.725, और उसमें से 1% घटा दो, -1%, देखिए -0.772, तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 7, 12 में से 7 गया 5, फिर यहाँ बचा 6, तो 16 में से 7 गया 9, 6.953, ये ऐड करना पड़ेगा, प्लस 6.953, 77 + 6 आएगा 83, 83, और प्लस वहाँ से 1 आ जाएगा, तो 84.203। ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर इनकम। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a box, there are several balls. The pie chart shows the percentage-wise distribution of 5 different colors of balls, and total number of balls is 1000. Also, the ratio of light and dark shades of 6 colors of the balls is given. तो हमारा पाई चार्ट में गिवन है रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है हर एक बॉल का। तो रेड बॉल हमारी कितनी है? 21% है, यानी कि 210 है। ऑरेंज है 14%, यानी कि 140 है। येलो है 21%, यानी 210। पिंक इज 12%, 120, बिकॉज 1000 है स्ट्रेट अवे, सीधे सीधे एक जीरो बढ़ाना है। और फिर ग्रीन आ गया हमारा 18%, 180, और ब्लू आ गया 140, 14% यानी 140। अब लाइट और डार्क का रेशियो गिवन है, तो लाइट और डार्क का वैल्यू निकाल लो। 3:4, 3 + 4 कितना है? 7 यूनिट्स है। 7 यूनिट्स अगर 210 है तो 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 30, तो लाइट हमारे हो जाएंगे 30 × 3 90, और डार्क हो जाएगी 120। सिमिलरली 5:3, 5 + 3 हुआ 8। यहाँ पे थोड़ा डेटा गड़बड़ लग रहा है, ब्लू में है 5:3 का रेशियो, और ब्लू है 14, यानी कि 140 है।
ये थोड़ा सा डेटा गड़बड़ है ब्लू का, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है इंटीजर में नहीं आएगा, प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। 8 यूनिट की वैल्यू हमारी आ रही है 140, और फिर यहाँ से प्रॉब्लम आएगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो मैंने 2 ही लिए हैं इस सेट के, बट ये कैलकुलेशन में गड़बड़ है, क्योंकि 8 यूनिट आ रहा है ना, तो एक्चुअल में 4 यूनिट आना चाहिए था, या फिर 140 का कोई फैक्टर आना चाहिए था। 8 यूनिट में डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, तो इसको, इस वाले वैल्यू को, ब्लू वाले को छोड़ते हैं, बाकी देखते हैं। 4 यूनिट आ रहा है हमारा ग्रीन के लिए, ठीक है, ग्रीन के लिए आ रहा है 4 यूनिट, और ये एक्चुअल में ये भी एनटीए के एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन है, डेटा गड़बड़ है ब्लू का, कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं। 4 यूनिट आ रहा है हमारा 180 के बराबर, 1 यूनिट हो जाएगा 45, यानी कि 45 आ जाएगी लाइट कलर की बॉल्स, और 135 आ जाएंगी डार्क कलर की बॉल्स। फिर पिंक में आ रहा है 1 + 7 8 यूनिट्स, और 8 यूनिट आ रहा है 120 के बराबर, ठीक है, 8 यूनिट आ रहा है 120 के बराबर, तो यानी कि 1 यूनिट इज 15, तो 15 आ जाएंगे लाइट और 105 आ जाएंगे डार्क। 9:5, 9 + 5 14, 14 यूनिट आ रहा है 210 के बराबर, तो 1 यूनिट आ जाएगा 10 + 5 15 के बराबर, तो 15 × 9 135 आ जाएंगे लाइट कलर की बॉल्स, और 15 × 5 75 आ जाएंगे डार्क कलर। 7 + 9 16, अगेन यहाँ पे डेटा भी गड़बड़ है, शायद ऑरेंज और ब्लू का जो है डेटा वो इंटरचेंज हो गया है, इंटरचेंज भी नहीं हो सकता एक्चुअल में। एनीवे, तो ऑरेंज और ब्लू में प्रॉब्लम है, बाकी का डेटा हमने निकाल लिया। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डार्क रेड बॉल्स आर देयर इन द बॉक्स। डार्क रेड बॉल्स कितनी है, 120 है, और ये निकाल लिया डेटा, ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। अगर जस्ट इनकेस एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए और तुम यहाँ पे अटको, ऐसी वैल्यू से फंसो, तो चांसेस है कि वो जो वैल्यू तुम्हारा जिसमें डेटा डिस्क्रिपेंसी आ रहा है उसका यूज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, उसका यूज नहीं हो रहा होगा, इस बात के चांसेस हैं, तो उसको स्किप मारो, आगे बढ़ो, बाकी वैल्यूज को देखो और उसके हिसाब से आंसर करो, ठीक है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लाइट रेड बॉल्स एंड डार्क येलो बॉल्स। तो लाइट रेड कितना है, 90 है, और डार्क येलो कितना है, डार्क येलो है 75, तो 90 और 75 है यहाँ पे, ओके, ऑप्शंस इसके क्वेश्चन के चेंज ही नहीं किए मैंने, एनीवे, तो ऑप्शंस को भूल जाओ, ठीक है। 90 और 75 का डिफरेंस कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ उन्होंने किया, कुछ हमने कर दिया, 15, ठीक है, आंसर आ जाएगा 15, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द डायग्राम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, विच सब्जेक्ट वाज टेकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 4 सेट है, बट डायग्राम इस तरह से दिया है, तो ईजी क्वेश्चन है, बट समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि 4 सेट भी कभी कभी डायग्राम में इस तरह से दे दिए जाते हैं, और फिर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर रिलेटेड। यहाँ पे सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में होंगे, कौन से सेट में होंगे, बस तुम्हें क्या करना है, एक सर्कल के अंदर के सारे नंबर्स को एडअप करना है फॉर ईच एंड एवरी सर्कल। मैथमेटिक्स में नंबर क्या आएगा, 9 + 14, 9 + 14 आएगा 23, 23 + 13 आएगा 36, 36 + 20 आएगा 56, 56 + 18 आएगा 74, और 74 + 15 आएगा 89, ठीक है। फिर हम हिस्ट्री के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 89 आ गया मैथमेटिक्स का नंबर। हिस्ट्री के लिए वैल्यू आ रहा है, सबसे बड़ा एक्चुअल में सबसे ज़्यादा वैल्यूज हिस्ट्री में ही है, 16 + 12, 28 + 18, 46, 46 + 13, 59, 59 + 18, 77, और 77 + 14, 91, ठीक है, 91 हो गया, और 91 + 33, तो दैट इज 124, हिस्ट्री का नंबर आ गया 124। अब वैसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ज्योग्राफी में क्लियरली हमें सब नंबर बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं दिख रही है, फिर भी एक बार जोड़ लेते हैं जब करी है। तो 9 + 16 25, 25 + 18 43, 43 + 12 55, और 55 + 33 कितना वैल्यू आ रहा है, 55 + 33 दैट इज 88, दिस वैल्यू इज 89, ठीक है, ज्योग्राफी में आ रहा है 88। साइंस की वैल्यू कितनी आएगी, साइंस में वैल्यू आ रहा है 15 + 18 33, 33 + 20, 33 + 20 that is 53, 53 + 18 71, 71 + 16 87, 87 + 13 100, 119, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारा हिस्ट्री में आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर है, ठीक है। बट जस्ट इन केस इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो भी चीज़ें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितना पोर्शन कॉमन है हमारा, दिस पोर्शन इज कॉमन, दिस पोर्शन इज कॉमन, तो नंबर कितना आ जाएगा हमारा 33 + 30 यानी कि 63 हो गया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अगर क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ओनली,
यानी कि इनके अलावा कोई भी और सब्जेक्ट नहीं लिया हो, तब कौन सा पोर्शन आता है हमारा? इन दैट केस पोर्शन होता है हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ओनली का पोर्शन कौन सा होता है? ये पोर्शन है, दिस इज ओनली बिलोंगिंग टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड नो अदर सेट, तो 12 होता है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी या हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, तब क्या नंबर होता? हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, यानी कि हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कॉमन हो, और हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कॉमन पोर्शन हमारा क्या है? दैट इज दिस पोर्शन। बट साइंस नहीं चाहिए हमको, साइंस नहीं चाहिए, तो साइंस नहीं चाहिए तो इन वैल्यूज को हटा दो जो साइंस में बिलोंग कर रहा है। बच गया हमारा 14 + 13 यानी कि 27। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा भी कभी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि सबसे आसान सवाल होगा बट फिर भी समझ में आना चाहिए, छोटा छोटा चीज़ें देखना है इसको, 4 सेट वाले को भी, ठीक है, अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आता है। बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो 4 सेट का चांसेस कम है, नहीं आएगा एग्जाम में, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the table, data related to the number of employees in 5 different companies in December 2012. Employees of the company can be categorized into 3 types. 3 टाइप्स है, या तो साइंस ग्रेजुएट है, या कॉमर्स ग्रेजुएट है, या फिर आर्ट्स ग्रेजुएट है। और 5 कंपनीज है MNO PQ। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा हमें गिवन है M और N के लिए, बाकी के लिए डेटा गिवन नहीं है। और क्योंकि परसेंटेज में वैल्यूज हैं सारी की सारी, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का सबका परसेंटेज मिला के 100% होगा, सारा परसेंटेज मिला के 100% होगा सबके लिए। तो जहाँ पे भी हमें 2 वैल्यूज गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कॉमर्स 31%, आर्ट्स 40%, तो कितना बच गया हमारा? 100% में से इन दोनों का ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया, 29% बच गया साइंस ग्रेजुएट्स के लिए। सिमिलरली 30 + 30 यानी कि 40% हमारा आर्ट्स ग्रेजुएट होगा। सिमिलरली 40 + 20 60 यानी कि 40% हमारा साइंस ग्रेजुएट होगा फॉर P। Q के लिए 35 + 50 is 85 यानी कि 15% हमारा आर्ट्स ग्रेजुएट होगा। क्लियर? Okay, question number 1. What is the difference between number of arts graduate employees and science graduate employees in company N? आर्ट्स और साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉइज के बीच का डिफरेंस कितना है? तो दैट इज 29% एंड 40%, यानी डिफरेंस आ रहा है 11% ऑफ 700। 11% ऑफ 700 यानी कि 11 × 7 77, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना था, बस तुमको परसेंटेज में डिफरेंस लेके डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल के डिफरेंस नहीं लेना है, कभी भी अपना काम डबल नहीं करना है। Question number 2. Average number of arts graduate employees and commerce graduate employees in company Q was 312. तो Q में आर्ट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज का जो एवरेज है दैट इज 312, और कॉमर्स है हमारे 50%, आर्ट्स आए हैं 15%। अगर दोनों का एवरेज 312 आ रहा है तो एवरेज का डबल क्या होगा? एवरेज यानी 50% + 15% / 2, तो 32.5% आ रहा है 312, तो उसका डबल यानी 65% की वैल्यू क्या है? 312 × 2, 312 × 2 दैट इज 65%, यानी कि दिस इज 624, दिस इज 624। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले उस तरह से करेंगे जहां से हमारा आंसर सबसे जल्दी सबसे कम समय में आए। 65% हमारा 2/3 के आसपास है, 2/3 के आसपास है, इजंट इट? तो थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा सा कम है, तो अगर हम इसको 2/3 की बजाय, मतलब कि अगर 66.67% होता है सपोज, ठीक है, अगर 6.65% होता, या फिर अभी ले लो इसको, 65% 624 है और 32.5% हमारा 312 है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 97.5% कितना आ रहा है? 97.5% आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है? दैट इज 936। तो 100% इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। क्या एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इतना तुमने समझ लिया होता तो इतने से भी हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालनी होती और सारी वैल्यूज बहुत क्लोज होती, तब हम क्या करते हैं यहाँ पे? उस केस में हमने क्या किया होता? ठीक है, तब हम यहाँ पे ये करते कि हमें 65% पता है, यानी कि 13/20 की वैल्यू पता है, दैट इज 624। 13 से काट दो, 13 4 × 52, फिर 104, 48 आ गया, ठीक, यानी 1/20 48 है, तो वैल्यू आ जाएगी 48 × 20। ये भी कोई टिपिकल नहीं है, बट कभी कभी वैल्यू मुश्किल हो सकती है, तो हमेशा ये पहला वाला अप्रोच भी समझ में आना चाहिए कि जब वैल्यू हमें 66% के आसपास दिया, 33% के आसपास दिया है, तो हमें पता है 33% के आसपास है, यानी कि 1/3 के आसपास की वैल्यू है, तो हम वहाँ से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अपना 100% का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। 2/3 के आसपास है, उससे थोड़ा कम है तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और हमें पता होगा कि थोड़ा सा हायर वैल्यू आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 68% का वैल्यू गिवन होता, 68% का वैल्यू हमारा गिवन है किसी क्वेश्चन में 80, ठीक है,
ऐसे वैल्यू, एक रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, 68% 80 है। अब जब यहाँ पे तुम यहाँ पे इसको 3/2 करोगे, यानी कि 100% के आसपास लेके जाओगे, तो तुम क्या कर रहे हो एक्चुअल में 34% ऐड कर रहे हो, तो 102% की वैल्यू आएगी हमारी 80 + 40 यानी कि 120। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर 120 से थोड़ा सा कम यानी कि 118 के आसपास आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। If the ratio of number of commerce graduate employees to arts graduate employees in company M was 10:7, 10:7 का रेशियो है कॉमर्स ग्रेजुएट और आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज का। साइंस में कितना है? 32% है, तो कॉमर्स और आर्ट्स मिला के कितना बचा है? 68%। 68% और 68 क्या है? 17 4 द 68, और तुम्हें रेशियो दिया है 10:7 का। कॉमर्स और आर्ट का जो रेशियो दिया है वो दिया है 10:7 का। 10 + 7 17 यूनिट आ गया, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4%। तो यानी कि 10 × 4 40% कॉमर्स ग्रेजुएट हो गए और 28% हो गए आर्ट्स ग्रेजुएट। क्वेश्चन पूछ रहा है आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉइज होंगे कितने, कितने होंगे, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि 28% की वैल्यू पूछ रहा है। 1050 का 28%। अब 1050 का अगर 28% निकालना है तो मेंटली कैसे करोगे ये समझना, ठीक है? मैं लिख के तुम्हें बता रहा हूँ, पर तुमको ये चीज़ मेंटली करनी है। 1050 का 28% निकालना है, यानी कि 14% निकालना है 2100 का। 2100 का 14% निकालना है, निकाल लोगे। अब क्या करना है? 21 × 14 करना है। क्या 1050 का 28% निकालने से 2100 का 14% निकालना आसान नहीं होगा? तो हमने एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक को 2 से डिवाइड किया। 2100 × 14% यानी 21 × 14 करना है। 210 + 21 4 = 84, 210 + 84 is 294। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी एन इंक्रीज्ड बाई 20%। 20% से इंक्रीज कर गया, यानी कि 700 में कितना इंक्रीज आएगा? 20% यानी 1/5 का, तो 140 का इंक्रीज आएगा और नंबर हो जाएगा नया वाला 840। तो 840 हमारा नंबर हो गया 2013 में। 2012 का नंबर हमें गिवन है, 2013 में हमारा नंबर 840 हो गया। क्लियर? 20% टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी एन इन दिसंबर 2013 वर साइंस ग्रेजुएट्स, यानी कि 840 में बात कर रहा है, 840 का 20% है साइंस ग्रेजुएट्स। ठीक है, यानी कि कितना हुए? 168। 20% यानी कि 1/5, दैट विल बी 168। ऑप्शन डी साइंस ग्रेजुएट पूछ रहा है अल्टीमेटली, तो आंसर हमारा बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, 168 आ गया। क्या बात क्लियर है? ओके, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक और छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यूज़ हमें बहुत ईजी दी थी, 20% बढ़ाना था, फिर 20% निकालना था उसका। ठीक है, बट कभी कभी यही वैल्यूज़ बहुत टिपिकल हो जाती हैं, तो हमें एक्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच करने का एक और तरीका है जो समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेशन करने बैठो और बीच की वैल्यू अटक जाए तुम्हारी, या फिर वो वैल्यू डायरेक्टली तुम्हारा इंटीजर ना आ रहा हो। ठीक है, इंटीजर ना आ रहा हो, तो पहले हमें क्या करना है? टोटल एम्प्लॉइज है 700। सबसे पहला काम हमें 20% का इंक्रीज करना है। 20% का इंक्रीज यानी कि 1/5 का इंक्रीज करना है, यानी कि नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर पहले 5 थी तो अब हो जाएगी 6, यानी कि न्यू वैल्यू विल बी 6/5। इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में उसी का 20% निकालना है, यानी कि 1/5 निकालना है, इनटू 1/5 कर दिया। ठीक है, अब दोनों चीज़ें साथ में कर दो, तो अगर तुम्हारा कैलकुलेशन टिपिकल हो रहा होगा तो यहाँ पे चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, इस स्टेज पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो आएगा, आंसर तो आएगा, तो इस स्टेज पे कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, जैसे यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ तो खैर उतनी दिक्कत ही नहीं है, 7 × 6 × 100/25 है, यानी 7 × 6 × 4 है, तो यहाँ तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। बट किसी और क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हें नंबर दिया गिवन हो 7/5 और अगले में तुम कैलकुलेट करके तुम 5/7 ही निकाल रहे हो या 6/7 निकाल रहे हो, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा होगा क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन 5 डिफरेंट बैंक्स A, B, C, D and E आर गिवन द ग्राफ। ग्राफ तो छोड़ो, ग्राफ मैंने हटा दिया क्योंकि ग्राफ में डेटा वही सेम गिवन था जो टेबल में गिवन था। अभी एक एग्जाम का, ये NTA का ही एक एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम डेटा बताओ, उन्होंने टेबल में भी दिया है और ग्राफ में भी दिया है। ठीक है, ग्राफ में भी यही सारी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू दी है और वही सेम लिखा हुआ है आर गिवन इन द ग्राफ, तो इस बात को छोड़ दो। ग्राफ मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि अननेसेसरी एक ही डेटा दो तरह से देने का क्या मतलब है, कंफ्यूज करने के अलावा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी एक डेटा दो तरह से दिया हो, सेम ही डेटा होगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टोटल एम्प्लॉइज हमारे A, B, C, D, E के गिवन है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज भी गिवन है। हम एक काम करते हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, तो अगर रेशियो ऑफ मेल और फीमेल हमें गिवन है 13:6 का, ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल अलग से लिख लेंगे। 13 + 6 कितना आ रहा है? दैट इज 19। 19 आ रहा है। 19 यूनिट हमारा कितने के बराबर है? 1520 के बराबर है। तो अगर 19 यूनिट हमारा 1520 के बराबर है, 19 8 * 152, यानी कि 81 यूनिट हमारा 80 के बराबर होगा। 18 × 19 हो गया ये।
1 यूनिट 80 के बराबर होगा, तो यहाँ से हमारा मेल और फीमेल की वैल्यू निकालेंगे। मेल कितना होगा 13 इंटू 8, 104, यानी कि 1040, और फीमेल आ जाएगा हमारा 6 इंटू 8 480। क्लियर। 4 + 3 7 हुआ, 7 यूनिट की वैल्यू गिवन है 1680, 24 इंटू 7 इज 168, 20 इंटू 7 140, 24 इंटू 7 168, यानी कि 1 यूनिट हमारा आ गया 240 के बराबर। तो 7 इंटू 240, तो 240 इंटू 4 960 हमारे आ गए मेल्स और 720 आ गए फीमेल्स। थर्ड डेटा 9 + 7 9 + 11 20 यूनिट्स, और 20 यूनिट्स की वैल्यू दी है 1460, यानी कि 1 यूनिट हो गया 146/2 73, तो 73 इंटू 20। ठीक है, अब हमें निकालना है 9 यूनिट की वैल्यू। तो देखो तुम 10 यूनिट कितना आ रहा है, एग्जैक्टली हाफ कितना आ रहा है 730, 730 में एक बार 73 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार 73 ऐड कर दो, सो 730 + 73 इज 803, 803। ये हो गए नंबर ऑफ फीमेल्स, और मेल्स आ जाएंगे 1460 माइनस 803, तो दैट विल बी 657। 10 + 13 23 यूनिट्स, 23 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है 1380, और 3 6 आर 18। ठीक है, 3 6 आर 18, 6 टाइम्स आ रहा है, डेफिनेटली 6 टाइम्स आ रहा है, तो दिस इज 60 इंटू 23, यानी कि 1 यूनिट आ रहा है 60 के बराबर, तो 600 आ गए मेल्स, और फीमेल्स आ जाएंगी 600 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी 780। 13 + 7 अगेन 20 यूनिट्स, और 20 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है 1420, यानी 1 यूनिट आ जाएगा 71, तो 71 इंटू 20। अब निकालना क्या है 13 यूनिट्स और 7 यूनिट्स, तो 71 का 7 यूनिट्स कितना आ जाएगा 497, 497, और 500 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 920 + 3, 923 हमारा 13 यूनिट्स आ जाएगा। जो कैलकुलेशन आसान हो उस कैलकुलेशन को कर लो, और दूसरा वाला घटा के कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जिस भी तरह से तुम कंफर्टेबल हो। ठीक है, जो हमारे लिए इजी कैलकुलेशन होगा वो हम कर लेंगे, और फिर दूसरी वाली कैलकुलेशन को सब्ट्रैक्ट करके भी किया जा सकता है या मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता है, विच एवर वे वी फाइंड इट ईजियर। बट तुम्हारे पास कैलकुलेशन करने के जब मल्टीपल तरीके होंगे या समझ पाओगे मल्टीपल तरीकों से, तभी तुम उसमें से जो सबसे आसान तरीका है उससे कैलकुलेट कर पाओगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर है। ओके, सारी वैल्यूज हमने निकाली। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज टेकिंग ऑल द बैंक्स टुगेदर कितना होगा, टोटल मेल इंप्लॉइज कितना होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा, ये वैल्यू कितना आ रहा है, हमें ऑप्शन में क्या दिया है 406041, ओके ओके, सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी एक्चुअल में। 40 + 60 दैट इज 100, लास्ट के 2 इसको पहले कर लिया, 100, 100 + 57 157, 157 + 23 यानी कि 180, 80 तो आ गया लास्ट में, 80 आ गया, यानी कि ए और बी तो ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कभी इतने में ही क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, अब 1 रह गया है हमारा। ध्यान, अब क्या ध्यान देना है कि देखो कुछ नंबर्स हमारे 4 डिजिट के हैं, तो वहां पे शुरू की 2 डिजिट्स लोगे, जो 3 डिजिट्स के हैं वहां पे सिर्फ शुरू की पहली डिजिट लोगे, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। 10 + 9 19, एक करी था 20 हो गया, 20 + 6 26, 26 + 6 32, 32 + 9 41, तो 4180 आंसर आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज टेकिंग ऑल द बैंक्स टुगेदर। एवरेज फीमेल एम्प्लॉइज यानी फीमेल्स का भी सम करके एवरेज लोगे, ऐसे तो नहीं ले पाओगे। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस एक बार, सब में 6 आ रहा है। ठीक है, सब में 6 आ रहा है, यानी 8 वाला तो शायद आंसर नहीं है, और क्लोज ही रहेगा वैल्यूज, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा 80 + 20 100, 103, 183, 183 + 97, यानी 180 + 100 280, 80 आ गया, 2 बच गया हमारा, 2 बच गया। ठीक है, तो 2 + 4 6 + 7 13 + 8 21 + 7 28 + 4 32, 3280 आ गया वैल्यू। 3280 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 640 + 16 656 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर। Next question is approximately by what percent is the number of male employees working in banks A and C together more than that of number of female employees in banks B and D। तो A और C में मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, A में है 1040 और 657, 1040 एंड 657, और फीमेल एम्प्लॉयज B और D के लेने हैं, B में है 720 और D में 780। दिस वैल्यू इज 1697 एंड दिस वैल्यू इज 1500। क्वेश्चन क्या पूछा, कितना परसेंट ज्यादा है, तो 1500 से ये नंबर कितना ज्यादा है हमारा 197 ज्यादा है, 197 ज्यादा है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, 1500 का 10% है 150, और फिर 3% की वैल्यू कितनी आती है 45, अप्रॉक्सीमेटली 13% है, ऑप्शन डी मार्क कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन डी मार्क कर दोगे। अगर और भी एग्जैक्ट निकालना होता तो 1.5 ऐड करते, यानी कि 13.1% के आसपास वैल्यू आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन।
आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चंस किए हैं तुम्हें समझ में आएंगे और कैलकुलेशन तुम्हारी और बेटर हो जाएगी। इन चीज़ों को तुम्हें इंप्लीमेंट जरूर करना है एग्जाम में। बहुत इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ना है, हालांकि इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हमने किए भी नहीं है, और ये कैलकुलेशन तो आसान है, इतना अगर करने को भी आए तो करना चाहिए, तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें समझ में आई हैं और समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करना है। अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन है फिर भी तुमको डाउट रहता है तो कमेंट में अगर जरूर मेंशन करना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।